गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर रेशमा परवीन, पीजीटी ज्योग्राफी फ्रॉम जेनवी राजगढ़ से। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर का कंटेंट। मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। हमने इस अध्याय को मुख्य 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, दूसरे में मानव भूगोल की प्रकृति, तीसरे में मानव भूगोल की संकल्पनाएं और चौथे में समय के गलियारे से मानव भूगोल अर्थात मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, और फिर लास्ट में देखेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स। मानव भूगोल क्या है? हमने बच्चों यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनके टॉपिक के ऊपर वो प्रश्न दे दिए हैं। आप इन प्रश्नों की सहायता से उनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मानव भूगोल क्या है? वास्तव में मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उदय ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करना, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। अगर हम थोड़े विस्तृत शब्दों में देखें तो मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव की क्रियाएं, मानव बस्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो विद्वान हैं जिनको हम आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं वो हैं फ्रेडरिक रैटजेल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक जर्मन जियोग्राफर हैं। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है, मानव भूगोल मानवीय समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल में विभिन्न समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार, ये एलन चर्चिल सैंपल फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव क्रियाशील है और हमारी पृथ्वी अस्थिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्राणी इस पर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अतः ये जो पृथ्वी है वो अस्थिर है। तो इस प्रकार से अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के जो संबंध हैं वो परिवर्तनशील हैं। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो इससे प्रश्न बनता है, मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? आइए जानते हैं मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल में मुख्य रूप से 2 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला मानवीय तत्वों का अध्ययन और दूसरा पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन। तो मानव भूगोल में समस्त मानवीय तत्वों और क्रियाकलापों जैसे जनसंख्या की मानवीय क्रियाएं, जिसमें जनसंख्या के द्वारा किए गए कृषि, उसके आखेट, उसके द्वारा बनाए गए घर, गांव, नगर, सड़क, रेल, उद्योग, खेत, पत्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानव का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से है, इसलिए मानव भूगोल में प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु, भू आकृतियाँ आदि का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध मानवीय तत्वों के अध्ययन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित तत्वों के अध्ययन से भी है। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की मानव और पर्यावरण से संबंधित संकल्पनाएं। इससे पहले हम जानेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है मानव का प्रकृतिकरण। इस पर प्रश्न आता है, मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो मानव का प्रकृतिकरण, जब मानव की उत्पत्ति हुई
तब मानव को तकनीकी का कोई ज्ञान नहीं था, जिस कारण प्राकृतिक पर्यावरण मानव को नियंत्रण में रखता था। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण से डरता था और उसकी पूजा करता था। इसी अवस्था को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, जिसमें मानव का प्रकृति पर नियंत्रण था। बच्चों, यहाँ हम आपको बता दें कि पेज नंबर 3 पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 3 पर मानव का प्रकृतिकरण टॉपिक पर एक बॉक्स में एक केस स्टडी दी हुई है। ये केस स्टडी बेंदा नामक व्यक्ति की है, जो मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र में जंगलों में रहता है। वो जंगलों में किस प्रकार रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार समायोजन करता है और साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण के किस प्रकार नियंत्रण में रहता है और उसके प्रति कितना एक तरीके से ओव्ड है या कितना कृतज्ञ है, इस बात को इसका अध्ययन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरणीय निश्चयवाद है, ये क्या है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य को निष्क्रिय और प्रकृति का दास बताया गया है, जो प्रकृति के बल शक्तियों से डरता है और उसकी पूजा करता है, जबकि प्रकृति की प्रबलता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी आधार पर इसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति की देन है और समस्त मानवीय कार्य प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की स्थिति अर्थात जलवायु, उच्चावत, मिट्टी, खनिज के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का निर्धारण होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम अगर हमारे देश से ही उदाहरण लें तो पाते हैं कि जो उत्तर भारत के स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ के निवासियों का जो शारीरिक गठन है, उनकी त्वचा का जो रंग है, वो उसका उनकी लंबाई है ना, ये सारी चीज़ें हमारे दक्षिण भारत में रहने वाले निवासियों या नागरिकों से काफ़ी भिन्न हैं। तो ये क्या है, ये वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की धरातल, वहाँ की जलवायु का असर है। जैसा आज भी हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जैसे सूर्य देव की पूजा होती है, क्यों होती है, क्योंकि सूर्य को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। ऐसे ही पीपल या बरगद की पूजा होती है, या बारिश के लिए हम इंद्र देव की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से पर्यावरण निश्चयवाद का ही उदाहरण है। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद की प्रमुख विशेषताओं में यदि हम देखें तो पर्यावरण निश्चयवाद विचार अत्यंत प्राचीन विचार है, जो मानव के आदिम रूप से संबंधित है, जब मानव ने तकनीकी ज्ञान बहुत कम प्राप्त किया था। ये विचार प्रकृति को अत्यंत शक्तिशाली मानता है और मानव को प्रकृति के अधीन मानता है। दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कि ये विचारधारा फ्रेडरिक रेडजेल ने दी है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसका समर्थन कार्ल रिटर, हम्बोल्ट आदि विद्वानों ने किया। इसका प्रमुख उदाहरण है आदिवासियों का वातावरण पर निर्भर रहना और किसानों की जलवायु या वर्षा पर निर्भरता भी हम पर्यावरण निश्चयवाद का उदाहरण ही कह सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा वास्तव में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक विद्वान इसकी आलोचना करने लगे और मनुष्य को शक्तिशाली मानने लगे। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, प्रकृति का मानवीकरण। इससे प्रश्न आता है, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, और इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जैसे मनुष्य वनों को काटकर घरों या नगरों का निर्माण करता है, ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में वो पेड़ों को काटकर सड़कों का, रेलवे लाइन का, पुलों का आदि का निर्माण करता है। तो मानव ने समय के साथ साथ प्रकृति के नियमों को समझते हुए तकनीकी को विकसित किया और प्रकृति के अवसर का लाभ उठाया। तो मानवीय क्रियाकलापों की छाप पर्यावरण पर पड़ने लगी और इस अवस्था को ही
प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, जिसमें प्रकृति पर मानव का नियंत्रण होता है। उदाहरण के तौर पर मानव जल पर चल नहीं सकता लेकिन तैर सकता है और जहाज़ों के द्वारा सफ़र भी कर सकता है। ठीक इसी तरह हम हवा में उड़ नहीं सकते लेकिन वायुयान और अन्य साधनों के द्वारा ये हम संभव बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ गर्मी में एसी और ठंड में गर्मी के लिए अनेक उपकरण जैसे रूम हीटर आदि का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और बन के आता है, संभववाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अब हम आइए देखते हैं कि संभववाद क्या होता है। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। संभववादी विचारधारा फ्रांस की विचारधारा है। इसके जो प्रणेता हैं वो पॉल विडाल डिला ब्लास हैं और साथ ही साथ इसका जो प्रबल समर्थन किया वो लॉफेब्रे ने किया। संभववादी विचारधारा ये बताती है कि मानव प्रकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो अपनी बुद्धि, बल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली नहीं है, अर्थात संभववादी विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। समय के साथ मानव ने विज्ञान और तकनीकी का विकास किया और प्रकृति की शक्तियों पर विजय पाने में सफल हुआ। आज मानव सब कुछ कर सकता है, जैसे जल पर चल नहीं सकता लेकिन तैर सकता है जहाज के द्वारा, हवा में उड़ नहीं सकता लेकिन वायुयान के द्वारा वो सफ़र कर सकता है, गर्मी में एसी के द्वारा ठंड और ठंडी में रूम हीटर के द्वारा गर्मी का एहसास कर सकता है। अब हम देखते हैं संभववादी विचारधारा की विशेषताएं। संभववादी विचारधारा मानव को अत्यंत शक्तिशाली मानती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य अनदेखा कर सकता है और प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। फ्रांस के ल्यूशियन फेब्रे और पॉल विडाल डिला ब्लास ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। इसका उदाहरण है नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करना तथा कृषि करना। किंतु समय बीतने के साथ साथ पर्यावरण निश्चयवाद की तरह ही संभववादी विचारधारा की भी आलोचना होने लगी और ये विचार भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इसके बाद आता है नव निश्चयवाद विचारधारा। इसी को हम रुको और जाओ संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, नव निश्चयवादी विचारधारा का क्या अर्थ है, इस विचार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं, इस विचार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नव निश्चयवादी विचारधारा क्या है? नव निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति एवं मानव दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। नव निश्चयवाद विचार प्रकृति मानव को विकास के अवसर प्रदान करती है और मानव इनका उपयोग करके विकास को संभव बनाता है, लेकिन प्रकृति ने इन अवसरों को पर एक सीमा भी तय की है। इस प्रकार मानव पर्यावरण का नुकसान किए बिना विकास के अवसर का लाभ लेता है। यहाँ पे हम आपको बता दें, इस संकल्पना को रुको और जाओ संकल्पना इसलिए कहते हैं कि निश्चयवादी संकल्पना में प्रकृति को ग्रिफिथ टेलर ने एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से एक ट्रैफिक कंट्रोलर यातायात की गति को कुछ समय के लिए रोक सकता है लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकता, ठीक इसी प्रकार प्रकृति मानव को समय समय पर चेतावनी देकर या प्राकृतिक आपदाओं को घटित करके उसको दिशा निर्देश दे सकती है, उसको सावधान कर सकती है, लेकिन वो मानव के विकास को रोक नहीं सकती। इसीलिए इसको रुको और जाओ संकल्पना का भी नाम दिया गया है। नव निश्चयवादी विचार को 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस विचार को निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि मानव तथा प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ संकल्पना का नाम इसीलिए दिया। इस संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नव निश्चयवाद विचार मानव और प्रकृति दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। ग्रिफिथ टेलर और फ्रांसिस बेकन इसके समर्थक हैं। उदाहरण, जब मानव ने प्रकृति का नुकसान किया तब तक प्राकृतिक आपदाओं ने
को मानव को झेलना पड़ा। ये विचार आज भी प्रचलन में है क्योंकि इसे आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। एक चीज़ यहाँ बता दें बच्चों कि इसे समन्वयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों? क्योंकि ये मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य की बात करती है। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना है, ये विचारधारा बिल्कुल उससे मेल खाती है। अब देखते हैं मानव भूगोल के विकास की समयावधि का वर्णन अथवा मानव भूगोल के इतिहास या समय के गलियारे में मानव भूगोल का वर्णन। तो मानव भूगोल के समय के गलियारे से मानव भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे कि मानव भूगोल का विकास खोज से लेकर आधुनिकतावाद तक समय के विभिन्न चरणों में हुआ। इस प्रकार समय की गलियारे में मानव भूगोल का इतिहास तब से चला आ रहा है जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई और आज भी मानव भूगोल का विकास जारी है। समय के गलियारे में मानव भूगोल निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला, उपनिवेश युग में मानव भूगोल का विकास। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के युग में मानव भूगोल में नए क्षेत्रों की खोज तथा विवरण विकसित हुए। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रादेशिक विश्लेषण पर भी जोर दिया गया ताकि पृथ्वी को संपूर्ण रूप से समझा जा सके। 1930 से 1960 के दशक में मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास की इस अवधि में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन के उपागम भी शामिल किए गए। 1970 के दशक में मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के इतिहास में ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दौरान मानव भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। आगे हम इन तीनों विचारधाराओं को विस्तार में देखेंगे। फिर 1990 का दशक। मानव भूगोल में इस दौरान आधुनिकवाद शामिल हुआ जिसमें परंपरागत वैश्विक सिद्धांतों पर सवाल किए गए। अब हम देखते हैं कि मानवतावादी, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, जैसे मानव के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष इस संकल्पना में शामिल किए गए। मानवतावादी और कल्याणपरक विचारधारा का उदय उस समय हुआ जब स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया गया। यह संकल्पना मानव के कल्याण से संबंधित है। अब आती है आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था, अतः इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, निर्धनता के बंधन और सामाजिक असमानता के कारणों तथा उसकी समस्याओं के समाधान की व्याख्या की गई है। व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजातीयता, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों का दिशा और काल के संबंध में अध्ययन किया गया। अब आता है इसका अंतिम भाग, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। मानव के इन क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन मानव भूगोल की शाखाओं अथवा उपक्षेत्रों में किया जाता है, जैसे जनसंख्या भूगोल। मोटे तौर पे तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम 6 भागों में बांटते हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि। लेकिन हम यहाँ कुछ शाखाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे जनसंख्या भूगोल। इसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, अर्थात किसी देश की भौगोलिक सीमा में रह रही कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि आदि का अध्ययन इस भूगोल में किया जाता है। चिकित्सा भूगोल, इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और महामारियों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, इसमें इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कृषि भूगोल, इसमें कृषि की विभिन्न पद्धतियों तथा कृषि के उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक अवस्थापना को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ उद्योगों का अध्ययन इस भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम संसाधनों का कुशल उपयोग तथा संसाधनों का संरक्षण आदि का अध्ययन करते हैं। तो छात्रों,
अब हम इसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वह है प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान। ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान, मानव ने तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का विकास करके प्राकृतिक शक्तियों के मानव पर प्रभाव को कम कर दिया है। लेकिन मानव ने यह तकनीकी विकास प्रकृति के नियमों को समझने के बाद किए हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। हम यहाँ देख सकते हैं कि घर्षण और ऊष्मा की समझ से आग की खोज हुई, डीएनए और आनुवंशिकता की समझ से बीमारियों का इलाज हुआ और वायु की गति को समझने से तेज गति के वायुयान निर्मित हुए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही मानव ने तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास किया। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये चैप्टर था ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारी YouTube चैनल पर इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।